आज कॉलेज जाने का पहला दिन है, लेकिन कॉलेज जाने का मन नहीं हो रहा है, ना ही किसी से मिलने का। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। नीचे से मम्मी आवाज़ लगाती है, समीर, ओ समीर, अनिकेत का फ़ोन आया है। मैं डरते डरते सीढ़ियों से नीचे आया, क्योंकि पूरी गर्मियों की छुट्टियों में मुझे किसी का फ़ोन आया, ना ही किसी का मैसेज। मैंने मम्मी से रिसीवर लिया और कान से लगाया। हेलो अनिकेत। उधर से भी डरते डरते आवाज़ आई, हेलो समीर, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो अनिकेत? मैं भी ठीक ही हूँ। आज कॉलेज जाने का पहला दिन है। हाँ पता है, मैंने दिनेश और राहुल को भी फ़ोन किया था, वो भी कॉलेज आ रहे हैं। हम भी चलते हैं ना, 11 बजे साथ ही निकलेंगे। मैंने भी ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने कॉलेज जाने के लिए हामी तो भर दी, पर कॉलेज जाने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि कॉलेज में विशाल और उससे जुड़ी भयानक यादें होंगी। मुझे वो भयानक दिन आज भी याद है, जब विशाल ने हमारे सामने अपने गांव 15 दिन गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाने का प्रस्ताव रखा था। मैं तो खुशी से उछलने ही लगा था, क्योंकि मैंने कभी गांव देखा ही नहीं था, ना ही दिनेश और राहुल ने। हम सब ने गांव जाने के लिए हामी भर दी। राहुल, अनिकेत और दिनेश, सबको घर से परमिशन मिल गई। सिर्फ मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैं कभी भी इतने दिन घर से बाहर नहीं रहा था, तो मम्मी को चिंता हो रही थी। पर विशाल ने घर पर आकर मम्मी को समझाया कि हम सब फ्रेंड्स मिलकर मेरे गांव जा रहे हैं। उसके बहुत समझाने के बाद मम्मी ने परमिशन दे दी। मैं तो खुशी से उछल ही पड़ा था। उस रात मुझे खुशी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने रात में ही 15 दिन की पैकिंग कर ली और सो गया। सुबह जल्दी उठ गया तो देखा मम्मी ने नाश्ता बना के रखा था और गाड़ी में खाने के लिए स्नैक्स भी पैक कर दिए थे। तभी दिनेश अपनी गाड़ी में सबको पिक करके मेरे घर आ चुका था। हम सब ने नाश्ता किया और गाड़ी में बैठ गए। मम्मी को बाय करके आगे के सफर के लिए निकल पड़े। विशाल दिनेश को अपने गांव का रास्ता बता रहा था और हम एंजॉय भी कर रहे थे। हम सब ने गाड़ी चलते चलते आजू बाजू के नज़ारों का आस्वाद लिया, गाने गाए, स्नैक्स खाए, बहुत मस्ती की। मस्ती करते करते 5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला और विशाल का गांव आ गया। विशाल ने जैसे बोला था वैसे ही गांव था और वैसे ही उसके नज़ारे थे। विशाल बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन आजकल जमींदारी कम होने के कारण उन पर कर्जा चढ़ गया था। तभी गाड़ी एक बहुत बड़े गेट के सामने आकर खड़ी हो गई और दिनेश ने हॉर्न बजाया। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आते दिखा। वो बहुत बूढ़ा था, उसके चेहरे की झुर्रियां बया कर रही थी। तभी विशाल बोला, ये हमारे रामू काका चौकीदार है। रामू काका ने गेट खोला और गाड़ी आगे बढ़ी। हमने देखा कि सामने बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन वो बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे बहुत वर्षों से उसकी रंगाई पुताई नहीं हुई थी, जगह जगह से जर्जर हो चुकी थी। हम हवेली के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तभी सामने से विशाल के मम्मी पापा आए। हम सब ने उनको प्रणाम किया और कहा, हेलो अंकल, हेलो आंटी। वे भी बोले, हेलो बच्चों, आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अंकल, हमें तो बहुत मज़ा आया। तभी विशाल की मम्मी बोली, अंदर चलो बच्चों, सफ़र से थक गए होंगे और भूख भी लगी होंगी। और विशाल से बोली, सबको इनके कमरों में लेके जाओ, फ्रेश होकर नीचे लेके आना, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। विशाल हम सबको बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखाता हूँ। हम सब जन उसके पीछे पीछे रूम तक आ गए। रूम बहुत बड़ा और सुंदर था। बीच में कारीगिरी किया हुआ लकड़े का पलंग था, उस पर नरम गद्दा था और बाजू में लकड़े की आकर्षक अलमारी थी। हमने अपना सामान उस अलमारी में रख दिया और फ्रेश होने चले गए। विशाल का कमरा बिल्कुल हमारे बाजू में ही था। हम सब फ्रेश होने के बाद नीचे खाना खाने पहुंचे तो देखा डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे अलग अलग व्यंजन रखे थे। हम सब खाना खाने वाले ही थे
तो सामने से एक औरत आते दिखाई दी। वो बहुत अजीब लग रही थी। तभी विशाल बोला, ये मेरी बुआ है, ये हमारे साथ ही रहती है। मुझे उसकी बुआ थोड़ी अजीब सी लगी। उनके खुले बाल, गले में बहुत सारी मालाएं, काली साड़ी और माथे पे बड़ा सा टीका था, जैसे कोई तांत्रिक हो। पर मैं कुछ नहीं बोला। हम सब ने उनको प्रणाम किया और खाना खाना शुरू कर दिया। खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद हम रूम में आराम करने चले गए। फिर विशाल बोला, हम रोज सुबह गांव के अलग अलग नज़ारे देखने जाया करेंगे, तो रात में जल्दी खाना खा के सो जाया करेंगे। हम सब ने हामी भर दी। रात का खाना खाने के बाद विशाल की मम्मी हम सब के लिए केसर वाला दूध लेके आई। हम सबको दूध पीने के लिए बोलकर चली गई, पर विशाल के लिए दूध नहीं लाई। मुझे ये थोड़ा अटपटा सा लगा। शायद विशाल के ध्यान में ये आ चुका होगा। उसने बात टालने के लिए बोला, मम्मी ने मेरे रूम में दूध रख दिया होगा, मैं सोते वक्त पी लूँगा, तुम भी पी लेना। दिनेश, अनिकेत और राहुल ने दूध पी लिया। मुझे दूध पीना पसंद नहीं कहने पर भी मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला दिया। सुबह विशाल ने आकर हम सबको उठाया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि हम सब कब सो गए और सुबह कब हो गई। सर भारी भारी सा महसूस हो रहा था। फिर हम सब फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद गांव में घूमने निकल पड़े। विशाल की मम्मी ने हमारा टिफिन पैक कर दिया था, इसलिए दोपहर में हमें घर आने की जल्दी नहीं थी। हम शाम तक बहुत घूमे फिरे, खाना खाया, बहुत मज़ा किया और वापस हवेली लौट कर आए। फ्रेश होकर खाना खाया और रूम में आ गए और फिर विशाल की मम्मी दूध लेकर आई और हमें वो पीना पड़ा। 2-3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। हमने पूरा गांव देख लिया, सिर्फ नदी किनारा देखना बाकी था। उस दिन खाना खाने के बाद हम रूम में आ गए। मैंने दिनेश, अनिकेत और राहुल को बात बताई कि दूध पीने के बाद कब नींद आ जाती है और कब सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। ये तीनों मुझ पर हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक विशाल कमरे में आ गया। मुझे लगा ये तीनों उसको ये बात बता देंगे। उसके पहले ही मैंने बात बदल दी और कल जल्दी नदी किनारे जाने की बात छेड़ दी। तभी विशाल की मम्मी दूध लेकर कमरे में आई और बोली, बच्चों दूध पी लेना। हमने हाँ बोला और उसकी मम्मी चली गई। इन तीनों ने दूध पी लिया था। मैंने विशाल से कहा, तुम तुम्हारे रूम में सोने चले जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ और बाद में दूध पीकर सो जाऊँगा। विशाल को विश्वास हो गया था कि वे दूध में पीकर सो जाऊँगा और वो रूम से चला गया। मैंने उसको रूम से जाते हुए देखा और फटाक से रूम में आकर दूध वाला ग्लास लेकर बाथरूम में फेंक दिया और बाकी ग्लास के पास रख दिया और सोने का बहाना करने लगा। थोड़ी देर बाद विशाल ने रूम में आकर ग्लास चेक किया कि सबने दूध पिया कि नहीं। मैं ये सब चादर के नीचे से देख रहा था। थोड़ी देर बाद विशाल की बुआ हाथ में एक थाल लेकर कमरे में आई और उसने वो थाल हमारे ऊपर से उतार कर कोई मंत्र बोलते बोलते कमरे से बाहर चली गई। मैं भी धीरे से उठकर छुपते छुपते उसके पीछे नीचे आ गया। वो एक बड़े कमरे में आकर एक सर्कल के सामने बैठ गई। उस सर्कल के बाजू में विशाल और उसके मम्मी पापा भी बैठे थे। उनकी बातें सुनकर मुझे पसीना आ गया और मैं बहुत डर गया और धीरे से अपने कमरे में आकर सोने का बहाना करने लगा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह विशाल आने से पहले ही मैंने दोस्तों को उठाकर सारी हकीकत बताई और उनको उस रूम में लेके गया और बोला, कल अमावस्या के दिन ये लोग हमारी बलि देने वाले हैं। अनिकेत बोला, हमारी बलि लेके इनको कौन सा फायदा होने वाला है? राहुल और दिनेश का भी यही सवाल था। मैंने कहा, अपने कमरे में चलकर बात करते हैं, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। हम सब कमरे में आ गए और मैं उनको बताने लगा कि इस हवेली में गड़ा सोना है, उसको बाहर लाने के लिए 4 लोगों की बलि देनी होगी, इसलिए हमें यहाँ लाया गया है। रोज हमें बेहोशी वाला दूध पिलाया जाता था ताकि हम उनकी पूजा में कोई अड़चन ना ला सके।
सब शौक होकर मेरी बातें सुन रहे थे और डरे भी थे। मैंने उनको समझाया कि हमें अक्लमंदी से काम लेना पड़ेगा। फिर हमने भाग जाने की प्लानिंग की। थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। हमने प्लानिंग अनुसार सोने का बहाना किया और विशाल के उठाने पर उठ गए। आज हम नाश्ता करने के बाद नदी किनारे जाने वाले थे। सब कुछ प्लानिंग अनुसार होने लगा। हमने जो सामान जरूरी था वही लेकर निकले, बाकी सब कुछ वही छोड़ दिया। गाड़ी लेकर नदी की ओर बढ़ने लगे। प्लानिंग अनुसार सामने एक दुकान देखकर दिनेश ने गाड़ी रोक दी और विशाल से कहा, थोड़ी स्नैक्स लेकर आ जा, गाड़ी में बीच बीच में खाने के काम आ जाएगा। विशाल मान गया और गाड़ी से उतर गया और दुकान की ओर बढ़ गया। हम सब ने जान छूटने की सांस ली और गाड़ी स्टार्ट करके सीधे शहर की ओर बढ़ गए। हम सब ने तय किया कि इस बात का जिक्र हमारी फैमिली के सामने नहीं करेंगे, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे और भविष्य में हमें कहीं जाने नहीं देंगे। और हम सब ने और एक बात तय की कि ये सब भूलकर हम नई शुरुआत करेंगे।